हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है सिविल केसेस के लिए। वो पॉइंट है स्टे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टे किन किन केसेस में और किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है, इसको कैसे लिया जा सकता है, यानी कोर्ट में कैसे आवेदन करें और ये कैसे इसका प्रोसीजर क्या होगा। और अगर स्टे लग चुका है, मान लीजिए आपने कोई केस किया है और उस पर स्टे लग गया है, आपकी प्रॉपर्टी पर या किसी चीज़ पर स्टे लग चुका है, तो उसको हटवाएं कैसे। और चौथी बात कि अगर स्टे कर दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो अगर जिसके खिलाफ स्टे किया गया है उसका कोई पक्षकार स्टे को मानने से मना करता है या उसका भंग करता है, तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस वीडियो में हम सारा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो स्टे वाली प्रोसीडिंग है, यानी कि जो स्थगन वाली स्टे वाली जो प्रोसीडिंग है, वो सारा सिविल प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। अब सिविल प्रक्रिया संहिता में कहाँ दिया? सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 यानी कि ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी में इसको पूरा बताया गया है, जिसका जो हेडिंग है वो अस्थायी व्यादेश, या जिसको हम कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन। अब जो आदेश 39 जो कहती है, उसमें सबसे पहला नियम जो ये है वो कहता है कि ये किन किन दशाओं में दिया जा सकता है। तो आदेश 39 नियम ए कहता है कि कोई भी अगर ऐसी जो वाद चल रहा है उसमें शपथ पत्र द्वारा एक आवेदन लगाया जाता है, एक आवेदन लगाया जाएगा, उसके साथ में शपथ पत्र होगा। और वो ये शपथ पत्र में क्या होता है? शपथ पत्र में अगर ये बताया जाता है कि जो विवादाग्रस्त जो संपत्ति है, जिस पर केस चल रहा है, जिस पे वाद लाया गया है, उसको कोई खतरा है। अब मान लीजिए हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हुआ क्या कि मेरा एक मकान है, मेरे मकान के पीछे थोड़ा सा प्लॉट का कुछ हिस्सा खाली पड़ा है। मेरा पड़ोसी क्या करता है कि उस जो पीछे वाला जो मेरा प्लॉट का छोटा सा हिस्सा है, उस पर वो कब्जा करके उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। अब झगड़ा क्या है? झगड़ा है कि मेरी ज़मीन पर मेरा पड़ोसी आकर अतिक्रमण करके उस पर मकान या कोई कंस्ट्रक्शन या मान लीजिए टॉयलेट बना रहा है, जो कि मेरे या नहीं है, प्रॉपर्टी मेरी है। झगड़ा है कि पड़ोसी आके उसमें मकान बना रहा है या उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये तो हो गया विवाद, और ये जो ज़मीन है वो हो गई विवादाग्रस्त संपत्ति। अब ये है झगड़ा क्या आता है? मैं कह रहा हूँ कि अगर इससे रोका नहीं गया तो ये जो मेरी ज़मीन है जिस पर इसमें अतिक्रमण किया है, उस पर ये मकान बना देगा। मेरा सबसे पहला विवाद क्या है कि ये जो ज़मीन थी वो मेरी थी और इस ज़मीन को मुझे दिलवाया जाए। मैंने केस ये लाया, लेकिन केस चलेगा मान लो बहुत समय तक, वो तो कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए मुझे न्यायालय में जाना पड़ेगा। न्यायालय में जाके मैं एक एप्लीकेशन दूंगा, वाद तो मैं लगाऊंगा ही, उसके साथ में एक एप्लीकेशन लगाऊंगा 39(1) की एप्लीकेशन, जिसे क्या कहते हैं हम 39(1) की एप्लीकेशन कहते हैं, वो मैं लगाऊंगा, ये कहते हुए कि अगर इसको रोका नहीं गया, वाद तो होता रहेगा, लेकिन नहीं रोका तो ये मेरी ज़मीन पर मकान खड़ा कर देगा या टॉयलेट बना देगा, कुछ भी कर देगा। फिर ये मुझे नुकसान करता है, इसलिए मैं एक एप्लीकेशन लगाता हूँ, ये एफिडेविट यानी शपथ पत्र देते हुए कि इसको रोका जाए, क्योंकि मेरी ज़मीन को खतरा है। अब खतरा कैसे हो सकता है? मान लीजिए यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन की। मैं कहता हूँ कि वो उस जगह कंस्ट्रक्शन करके उसका दुर्विनियन कर लेगा, यानी किसी और को दे देगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा, किसी और को बेच देगा, ठीक है ना। या मान लीजिए मुझे मेरे फेवर में डिक्री हो गई, तो मुझे उस पर कब्जा लेने में, उसके डिक्री का जो निष्पादन है, एग्जीक्यूशन है, उसको रोकने में वो उसको यूज़ करेगा। तो ऐसी अगर परिस्थितियाँ बन जाती है तो मैं न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगा सकता हूँ। दूसरी बात, ये तो हो गया मैं वादी। अगर प्रतिवादी होता तो यहाँ पर मैं अपने ही मकान जो प्लॉट है, जो झगड़े वाला प्लॉट है, मैंने ही केस किया और मैं अब कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता हूँ। प्रतिवादी भी एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि सर ये जो ज़मीन है ये वास्तव में तो मेरी है, इसीलिए मैं इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ अभी तो मैंने जाली लगाई है, लेकिन जो वादी है वो उस पर दीवार बना रहा है। तो प्रतिवादी भी स्टे के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, यानी कि दोनों दे सकते हैं। अब ये तो हो गई ज़मीन वाली बात, लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि कोई ऐसी स्थिति है, ऐसी कोई सरकमस्टांस आ गया जब आप को लगे, जैसे कि मैं वादी हूँ,
मुझे लगता है कि ये जो प्रतिवादी यानी कि रेस्पोंडेंट है जिसके खिलाफ केस किया गया है, वो अपनी ज़मीन को, मैंने मान लीजिए आप पर पैसों का दावा कर रखा है और आप क्या करते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैं तो केस हारने वाला हूँ। आप क्या करते हैं, आप अपना मकान किसी और को बेचने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर जीत गया तो मैं क्या करूँगा, मैं एग्जीक्यूशन लगाऊंगा और आपके घर को कुर्क करवाऊंगा, आपका घर बिकवाऊंगा, उससे मैं पैसे ले लूँगा। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उस डिक्री से बचने के लिए, उस स्थिति से बचने के लिए आप अपना मकान ही बेचना चाह रहे हैं। तो भी मैं न्यायालय में यानी कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता हूँ 39(1) की, ये कहते हुए कि सर इसको रोका जाए अपना मकान बेचने से, नहीं तो मैं जीत भी जाऊँगा तो पैसे कहाँ से लूँगा। तो ये जो स्थिति बनती है, ऐसी स्थितियों में हम जो स्टे की एप्लीकेशन वो मूव कर सकते हैं। ये एक स्थिति ये भी आती है कि क्या होता है कि अगर हम अधिकतर देखते हैं कि मकान मालिक किसी मकान में, अब जो किराएदार है उसे कह दिया कि ये मकान मेरा है, आपको किराए पे दिया था, उसको खाली करके दो। किराएदार कहता है कि सर मैं खाली कर दूंगा, मुझे टाइम चाहिए, या कोई झगड़ा चल रहा है उनके बीच में। इसी बीच में वो मकान मालिक एक केस लगा देता है कि ये जो कब्जा है वो मुझे दिलाया जाए, या प्रतिवादी ये केस लगाता है कि सर मैं कब्जा देने को तैयार हूँ, ये मकान इसका है मान लिया, पर इसको थोड़े दिन रोका जाए, ये मुझे ज़बरदस्ती नहीं निकाले, मेरा सामान उठा के बाहर नहीं फेंके। ऐसी स्थिति में न्यायालय भी क्या करता है, उस किराएदार की फेवर में एक ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई जब तक ये केस निपटारा नहीं हो जाता आप इसका सामान बाहर नहीं फेंकोगे या इसको बेकब्जा नहीं करोगे। तो इस ऐसी स्थितियों में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, किसके अंतर्गत, आदेश 39 रूल 1 में। और उसमें न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय आपने जो एप्लीकेशन दी है उसके अनुसार संपत्ति का अन्वयन रोक सकता है, उसका जो नुकसान करना है उसको रोक सकता है, या उसको संक्रांति यानी किसी और को ट्रांसफ़र रोक सकता है, विक्रय रोक सकता है, या इस प्रकार के जो आपने अप्लाई किया है, जो आपने प्रार्थना करी है, वो आपके फेवर में ऐसा ऑर्डर कर सकता है। अब कितने टाइम तक के लिए कर सकता है, यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑर्डर 39 है, ऑर्डर 39 रूल 1 है, ये कहता है कि ये जो स्थगन है यानी जो स्टे है, ये अप टू द डिसीजन ऑफ द सूट है, यानी कि जब तक जो वाद चल रहा है तब तक के लिए स्टे लगा सकता है, या उसके बाद में भी वो स्टे चालू रह सकता है। ये क्या कहा गया है, अतिरिक्त आदेश न दिया जाए, यानी कि जब तक कोर्ट आदेश न दे। अब यहाँ पर इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमेशा झगड़ा किस चीज़ का आता है कि मेरा प्लॉट था, मैंने अपने प्लॉट में मकान बना दिया, मेरा जो पड़ोसी है उसने मकान बनाना शुरू कर दिया और उसमें वो मेरे मकान की तरफ खिड़कियाँ खोल रहा है। हमेशा यही होता है। तब जो पड़ोसी है वो कहता है भाई मकान की खिड़कियां इधर मत खोल, क्योंकि अगली बार जब मुझे मकान बनाना होगा, मैं उस दीवार के पास से मकान बनाने की कोशिश करूंगा तो तुम क्या कहोगे, यहाँ तो मेरी खिड़की है, मेरा जो अधिकार है हवा पानी का वो बंद होगा, इसलिए आप इसको मकान नहीं बना सकते, यानी कि मैं ही अपने प्लॉट में मकान नहीं बना पाऊंगा। इसलिए मैं उस मकान मालिक को, जो मकान बना रहा है मेरा पड़ोसी, मैं उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन लगाता हूँ 39(1) की, ये कहते हुए कि ये जो मकान आप बना रहे हो, आप मेरे घर की तरफ कोई खिड़की नहीं खोलेंगे। ठीक है, कोर्ट के पास जाता हूँ, कोर्ट कहता है ठीक है, कोर्ट कहती है भाई इस तरफ जब तक वाद चल रहा है आप खिड़की नहीं खोलोगे। डिसाइड हो जाता है कि नहीं, मैंने जो कहा वो सही था, और न्यायालय मेरे पड़ोसी को ये स्थायी आदेश देती है कि आप कभी भी इस मकान की तरफ, इनके मकान की तरफ यानी नरेश खत्री के प्लॉट की तरफ कोई खिड़की नहीं खोलोगे जब तक कि फर्दर ऑर्डर नहीं हो, यानी कि वो ताउम्र के लिए वैसा आदेश दिया जा सकता है। अब ये तो हो गई बात नियम 1 की। अब कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई संविदा भंग की बात हो या उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो। संविदा भंग कैसे, कि जब कोई ऐसी संविदा है या कोई क्षति कारित करने वाला हो, तो ऐसी क्षति को रोकने के लिए भी आप उस संविदा भंग को, उस क्षति को रोकने के लिए
न्यायालय में जा सकते हैं नियम 2 के अंतर्गत, जिसमें उसको वही सेम चीज़ आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि ये कहते हुए कि ये जो संविदा भंग कर रहा है या ये जो मुझे क्षति पहुंचा रहा है, इसको क्षति पहुंचाने से रोका जाए। मान लीजिए वो मेरे घर के आगे से गड्ढा खोद रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं न्यायालय के पास जाता हूँ कि ये कहते हुए कि सर इसको रोका जाए, ये मेरे घर के आगे गड्ढा खोद रहा है, इससे जो मेरा घर का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, तो इसको रोका जाए। तो मैं एक एप्लीकेशन लगाता हूँ 39(2) की। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम स्टे की बात करते हैं तो हमको 2 एप्लीकेशन साथ में लगती है, या एक ही हेडिंग में 2 हेडिंग में एक एप्लीकेशन लगती है, उसको कहते हैं 39(1)(2) की एप्लीकेशन, यानी 1 और 2, जिसमें 1 में हम कहते हैं कि इसको हमेशा के लिए रोका जाए कि ये मेरे घर के सामने गड्ढा ना खोदे, और 2 में हम कहते हैं कि सर इसको बाद तक रोको, ये नहीं तो मेरा आना जाना जो क्षति हो रही है उसको ख़राब कर देगा, मेरा जो नुकसान है वो हो जाएगा, इसलिए इसको रोका जाए। इसमें भी सेम पावर्स वही है जो नियम 1 में दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई स्टे दे दिया, प्रोसीजर क्या होगा स्टे का वो बाद में बात करेंगे। हमने अभी सिर्फ ये कहा कि उसके लिए एक आवेदन देना पड़ता है शपथ पत्र के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए कोर्ट ने स्टे कर दिया, किसी कार्रवाई पे स्टे कर दिया, मान लो जैसे हमने कहा कि मेरे घर के आगे गड्ढा खोदने से रोका जाए, उसके लिए न्यायालय ने कह दिया हाँ भाई जब तक ये बात चल रहा है तब तक आप इसके घर के आगे कोई गड्ढा नहीं खोदोगे, ये कह दिया। लेकिन पड़ोसी आया, उसने गड्ढा खोद दिया, अब क्या करना रहा। अगर ऐसा कोई काम किया जाता है तो वो जो दूसरा पक्षकार है जिसने संविदा का भंग किया, जिसने व्यादेश यानी ऑर्डर का भंग किया है, वो उसकी संपत्ति यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क की जा सकती है। उसकी संपत्ति को कुर्क करने के बाद में उसको बेचा जा सकता है। अब सिर्फ कुर्क करने से भी काम नहीं चलता, तो फिर क्या करेंगे, 3 मास तक यानी 3 महीने तक की उसको सिविल जेल हो सकती है। सिविल जेल का मतलब होता है कि उससे वहाँ पर जो कठोर कारावास है वो नहीं होता, सिविल जेल होती है जिसमें उसको एज ए सिविलियन रखा जाता है। तो सिविल जेल में उसको 3 महीने तक के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। लेकिन सवाल आता है कि जो कुर्क किया गया, जो उसकी प्रॉपर्टी कुर्की की गई उसकी प्रॉपर्टी की, वो कब तक रहेगी। तो उसके लिए है कि 1 साल तक ऐसी प्रॉपर्टी को कुर्क करके रखा जा सकता है। उससे पहले कोशिश करेगी न्यायालय की केस को ख़त्म कर दो और जो प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व आउट कर दो। लेकिन मान लो किसी कारण से वो प्रॉपर्टी कुर्क ही चल रही है, तो क्या करोगे। तो 1 साल तक उसको कुर्क रखा जाएगा, उसके बाद में उसको प्रॉपर्टी लौटा दी जाएगी। लेकिन मान लो कि वो फिर से वही आदत है, वो गड्ढा खोदना या उसको बंद करना है, जो भी उसको आदेश दिया गया वो उसको मानता नहीं है, तो प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा और उसके जो पैसे आएंगे वो न्यायालय जमा कर लेगा। जितना मुझे नुकसान हुआ मुझे दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ पैसा बचता है तो जो व्यक्ति था जिसकी वो संपत्ति थी, जो उसका हकदार था, उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं व्यादेश देने से पहले हम जब बात करते हैं कि स्टे लिया जाए, लोगों की अधिकतर शिकायत होती है कि हमको तो पता भी नहीं चला और न्यायालय ने यानी कोर्ट ने जो कार्रवाई थी, मैं मकान बना रहा था वो कोर्ट से स्टे लिया है। तो ऐसा नहीं होता। नियम 3 कहता है कि अगर ऐसा कोई व्यादेश न्यायालय देगा, उससे पहले जिसके खिलाफ वो स्टे लाया जा रहा है उसको नोटिस दिया जाए, उसको समन करके कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसके बाद में ही ऐसा कोई आदेश किया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी को नोटिस देना पॉसिबल नहीं है, तो न्यायालय क्या करेगा, एक बार तो स्टे कर देगा, लेकिन कहेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसके खिलाफ आपने ये एप्लीकेशन दी है, जैसे कि आज आपने एप्लीकेशन की आज का आज रोको, नहीं तो ये कल रात भर में मकान बना देगा, कि नोटिस जाएगा 3 दिन लग जाएंगे, आएगा तब तक ये तो रात तक मकान बना देगा। तो न्यायालय उसी दिन स्टे कर देती है, लेकिन कहती है आज की आज इसको जो नोटिस है। अब नोटिस कैसे होगा, समन में क्या क्या आता है, समन में बोला गया है, समन में तो एक तो आएगा आपका आवेदन पत्र
जो कि आपकी जो एप्लीकेशन है स्टे की एप्लीकेशन वो होगी, उसके साथ में होगा जो आपका एफिडेविट था वो। दूसरी चीज़ आएगी उसके साथ में आएगी जो वाद पत्र, जो ओरिजिनल सूट है उसकी कॉपी, और जो कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी उस आवेदन के साथ में संलग्न करके उसके साथ में जोड़कर आपको सामने वाले के पास सर्विस करवानी पड़ेगी। नहीं तो दूसरे दिन तक आपको वो बाई रजिस्टर्ड पोस्ट उसको भेजकर न्यायालय में रसीद पेश करनी पड़ेगी कि सर आपने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया है। अब मान लीजिए कि जैसे कि हमने दूसरी स्थिति बताई कि सूचना देना आवश्यक है, यानी कि उसको नोटिस देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ क्यों ना स्टे कर दिया जाए। लेकिन दूसरी हमने स्थिति बताई कि ऐसी स्थिति आ गई कि बिना सुने ही, बिना नोटिस भेजे ही हमको स्टे करना पड़ा। तो क्या होगा, उसके 30 दिन के अंदर, जिस दिन स्टे दिया जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर न्यायालय को वो जो प्रोसीडिंग है उसको वह पूरा सुनना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर उसको निपटाना पड़ेगा। स्टे वाली जो एप्लीकेशन है उसको सुनकर, सामने वाले को भी सुनकर। अब ये तो बात होगी स्टे कैसे लाएंगे। झगड़ा कहाँ आता है, हम अधिकतर सवाल क्या होता है कि स्टे तो ले आया, सामने वाला था क्या सर स्टे क्यों दिया, अब स्टे को खारिज करो। तो खारिज कहाँ से करवाएं, अब तो खारिज करवाने के लिए आपकी जो एक एप्लीकेशन लगती है, वो एप्लीकेशन लगती है आदेश 39 नियम 4, जिससे हम कहते हैं 39(4) की एप्लीकेशन, ऑर्डर 39 रूल 4 की एप्लीकेशन लगती है कि सर आपने जो कोर्ट को आप जाए क्या कहेंगे। मान लीजिए मैंने एक केस किया, उसमें मैंने आपके खिलाफ स्टे ले लिया, आप न्यायालय में आएंगे, आप क्या कहेंगे कि सर इन्होंने जो भी बातें कही है वह सब झूठी है, जो मकान है वो तो मेरा ही है, प्लॉट भी मेरा ही है, ये लो देखो डॉक्यूमेंट, और इन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये तो इसी ने मुझे बेच दिया, इन्हें नरेश खत्री ने आपको बेच दिया है, और अब आप मकान नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा, ये तो बदमाशी कर रहे हैं नरेश खत्री। ऐसी स्थिति आप जब बताते हैं तो न्यायालय को ये पावर होता है कि वो उसको जो स्टे है उसको वैकेट कर दे, अपास कर दे, या फिर उसमें थोड़ा सा तब्दीली कर दे। न्यायालय के पास ये अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो तो हम अभी तक बात कर रहे थे वो थी दो इंडिविजुअल, यानी दो आदमियों के बीच, यानी कि मैं और आप। लेकिन मान लीजिए एक तरफ तो आप हैं, दूसरी तरफ मेरी निगम है, यानी कि मेरा जो कॉर्पोरेशन है वो है, मैंने एक संस्था चलाता हूँ। तो क्या ये संस्था के खिलाफ भी ऐसा लाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा झगड़ा होता है कि क्या कॉर्पोरेशन या ऐसी कोई चीज़ है उनके खिलाफ ऐसे सिविल सूट ला सकते हैं। तो हाँ, ला सकते हैं। जब सिविल सूट ला सकते हैं तो उसमें ये जो स्टे एप्लीकेशन है वो भी लगा सकते हैं, और ये जो कॉर्पोरेशन को उनको भी स्टे करती है, उसके जो अधिकारी हैं, उसके जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भी ये उतना ही मान्य होगा। ये तो हो गई स्टे वाली बात। अब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं, आप में और मुझ में एक झगड़ा है कि एक खेत है, उसमें जो खेती लगाई है हमने, जिसमें अनाज हो रखा है, उसको लेके हम दोनों में हो गया झगड़ा। हम कहते हैं कि सर ये जो अनाज है ये ख़राब हो जाएगा, तो उसमें मैंने आप पे केस कर रखा है। लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि यार किसी का भी हो, लेकिन ये तो बारिश आने वाली है, तो गिर जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, उसको करवा देते हैं कुर्की भी हो गई, वो कट भी गया, धान कट गया, वो इकट्ठा भी हो गया। अब क्या करना रहा, तो अब अगर उसको यूज़ नहीं किया गया या उसको बेचा नहीं गया तो वो पड़ा पड़ा खेत में सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय में आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वो है नियम 6 के अनुसार, कि अगर ये जो वस्तु है जो खराब होने वाली है, उसकी प्रकृति है क्षयशील, यानी कि जो खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, ऐसी स्थिति वाली चीज़ है, इसको बेच दिया जाए। तो न्यायालय सामने वाले को सुनकर उसको बेच देगी, और जो पैसा आएगा उसको अपने पास रख लेगी, और जो डिसाइड होगा मैटर उसके अनुसार उसका जो बंटवारा है वो किया जाएगा पैसों का।
ये तो हो गई सारी बातें। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या होता है जब हम कहते हैं न्यायालय में कि सर मेरा जो प्लॉट है उसके पीछे वाली जगह में आप मकान बना रहे हैं, जो कि ज़मीन मेरी है, मकान वो बना रहा है, तो न्यायालय मेरी बात पे भी विश्वास क्यों करेगा? या आप कहते हैं सर मैंने तो मकान बहुत पुराना है, 50 साल पुराना मकान है, ये कहाँ गिरा है, मैं तो टूट फूट जो चीज़ है उसको ठीक करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोनों बात काउंटर होगी। तो क्या करते हैं, आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं, चाहे मैं भी लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं, दोनों पक्षकार में से कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है। एप्लीकेशन जब लगती है तो एप्लीकेशन लगाने पर न्यायालय किसी को वहाँ पर भेज सकता है, जिसके लिए किसी चीज़ को निरोध के लिए या किसी रोक सकता है, उसको परिरक्षण कर सकता है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैंने खेती वाली बात कही, तो उस गेहूं या जो अनाज था उसको भी परिरक्षित कर सकता है, उसको मान लीजिए किसी गोदाम में रखवा सकता है। या जैसे अभी मैंने बात की कि उस जगह पर क्या हो रहा है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इसके लिए किसी निरीक्षक को यानी कमिश्नर को भी नियुक्त कर सकता है। अब उसके लिए जो खर्चे वगैरह हैं वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे, पक्षकार को जमा करवाने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 6 और 7 के नियम बताए, 6-7 नियम क्या थे? छठा नियम क्या था कि किसी चीज़ को बेचने का, और 7वां नियम था कि निरीक्षण के लिए या फिर किसी चीज़ को परिरक्षण यानी किसी गोदाम में रखवाने के लिए उसका ताकि वो ख़राब ना हो, या किसी चीज़ को निरोध करने के लिए ऐसी कोई एप्लीकेशन दी जाती है। तो नियम 8 कहता है कि पहले सामने वाले को सुनो, क्योंकि जो नियम है वो यही कहता है एवरीबडी हैव राइट टू बी हर्ड, यानी सभी को सुने जाने का अधिकार है। तो आपको सामने वाले को सुनना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको सुनोगे, उसके बाद में ही न्यायालय उसमें कोई आदेश करेगा। अब यही चीज़ हम आती है सरकारी चीज़ों पे। मान लीजिए कोई सरकारी दफ्तर आपने किराए पे ले रखा है और उस पर आपका भाटक सौदे हो जाता है, तो सरकार उसमें भी नियम 9 के अनुसार कार्रवाई करती है। अब हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है जब हम, मान लीजिए इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। क्या हुआ कि एक मकान है जो मेरा है, मैंने आपको किराए पे दे रखा है, मेरा 2000 रुपये महीने का किराया है। मैं कहता हूँ कि सर इसने 25 महीने का किराया दिया ही नहीं, इसको मकान खाली करो और मेरे जो 25 महीने का किराया यानी कि जो 50,000 रुपये हैं वो मुझे दिलवाए जाए। आप क्या कहते हैं, सर 25 महीने का नहीं है, सिर्फ 5 महीने का बाकी है, बाकी तो झूठ बोल रहा है। तो न्यायालय बाकी के लिए कहे नहीं कहे, स्टे देने से पहले ये कह सकती है कि जो 5 महीने का किराया आप एक्सेप्ट कर रहे हो पहले वो जमा करवा दो, उसके बाद में देख लेंगे। तो ये जो पावर है वो 10 में दिया गया है। ये धन संबंधी या किसी अधिकार संबंधी कोई चीज़ है, अगर वो एडमिट कर दिया जाता है दूसरे पक्षकार द्वारा, तो उसके लिए प्रतिभूति न्यायालय ले सकता है। तो ये जो सारा प्रोसीजर है वो दिया गया है आदेश 39 के नियम 1 से लेके 10 तक। इस वीडियो में हमने सारा ये डिस्कस किया। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कमेंट है, आपके जो कमेंट आएंगे उसको मैं अच्छे से जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू।